हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट कराने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, जिसको कि हम शॉर्ट में बीओपी बोलेंगे। बीओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग ऑल monetary transactions of a country with the rest of the world during a period of time, generally 1 year। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की है ऑफ ए कंट्री, किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसको हम जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि 1 साल होता है। दीज ट्रांजैक्शन मे बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कंपोनेंट कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इट इंक्लूड्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कंपोनेंट क्या है करंट अकाउंट के और बैलेंस ऑफ पेमेंट, और स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट क्या है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इनविजिबल। ठीक है, ये इसके मेन होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका होता है बेटे? गुड्स का। और इनविजिबल क्या होते हैं? सर्विसेज। मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक तो विजिबल ट्रेड, दूसरा इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड में अंडरस्टूड है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स का होगा और इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और बैलेंस ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट की बात करेंगे कि करंट अकाउंट में क्या होता है। करंट अकाउंट में आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके जी, अब इसको इलेबोरेटली पढ़ते हैं हम अगले पेजेस पे। तो सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स receipts and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset liability status of a country। करंट अकाउंट में हम वो receipts and payment और वो transactions लेते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा नहीं होता एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड इज ट्रीटेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। इसको हम विजिबल ट्रेड भी बोल सकते हैं। दिस इज विजिबल बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड देयरफॉर कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Export and import of services is treated as invisible trade. This is because services are not tangible and therefore cannot be seen while crossing borders. For example, insurance services. Services are further classified as factor services and non-factor services. पहला क्या है? factor services are those which lead to the factor payment or factor income. In the balance of payment account, monetary transactions related to factor incomes आगे स्प्लिट किस में की जाती है? जो फैक्टर इनकम्स हैं, फैक्टर सर्विसेज की इनकम, एक इन्वेस्टमेंट इनकम है और दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। गाइज, उसके बाद नॉन फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? इट इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज मे बी सीटेड एज एग्जाम्पल्स। मॉनेटरी रिसीट्स आर ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट्स जो होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पोर्ट्स। अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा बच्चे? करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स आर फ्री। दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेस। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर्स आर ट्रीटेड एज एलिमेंट्स ऑफ इनविजिबल। और उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू करंट अकाउंट। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? पहले ट्रेड बैलेंस कैसे रिफ्लेक्ट होगा? अगर डेफिसिट मतलब घाटा कब बोलेंगे? एम is greater than x, मतलब import is greater than export and trade surplus when x is greater, मतलब export जब ज़्यादा होता है। goods and services balance, export of goods plus export of non-factor services minus import of goods plus import of non-factor services। इन दोनों में से जो ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा तो सरप्लस हो गया, इम्पोर्ट ज़्यादा है तो डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनविजिबल बैलेंस क्या होता है? तो इनविजिबल बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज कैसे आएगा? बैलेंस ऑन इनकम एंड बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। ठीक है जी, और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैसे आएगा? ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस, मतलब जो विजिबल और इनविजिबल दोनों का आ जाएगा। विजिबल तो ये हो गया, प्लस इनविजिबल भी ऐड कर लो, तो ये करंट अकाउंट का ओवरऑल बैलेंस बन जाएगा।
आगे है बेटा, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट वाइल एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस वी कंसिडर गुड्स ओनली, while estimating goods and services balances we consider goods and non-factor services only, while estimating invisible balance we consider balance relating to non-factor services, balance relating to factor services and balance on current transfers। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है बच्चे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, इट इंक्लूड्स या रिकॉर्ड रसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच cause an impact on asset liability status of a country in relation to the rest of the world. Liabilities or assets of a country are either raised or reduced. In other words, capital account transactions leads to future claims. Let make it clear, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए export and import of all types of goods, minded चाहे वो consumer है या producer है जिसको हम capital goods भी बोलते हैं, is recorded as merchandise and visible trade in current account. जो फिजिकल एसेट्स हैं जैसे मशीनरी हो गई या कंज्यूमर गुड्स हो गए वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं बनते, वो करंट अकाउंट का ही पार्ट रहते हैं। ध्यान से याद रखना है इसको, क्योंकि वो विजिबल ट्रेड हैं ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। दस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हैज नथिंग टू डू विद द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसमें क्या आएगा, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला क्या आ गया बेटा, बोरिंग, दूसरा क्या आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें बोरिंग में क्या आएगा, may be of two types, external commercial borrowing is available at the market rate of interest। ओके जी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो अवेलेबल होता है ना कमर्शियल बोरिंग, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। मतलब हम उधार ले रहे हैं जिसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ये डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है ज़्यादातर पैसा ऐसे। और उसके बाद जब हम मुसीबत में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ या अनड्यू सोशल अनरेस्ट की वजह से किसी से पैसा मांग रहे हो आप हेल्प के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल असिस्टेंस, मदद मांग रहे हैं हम। इज अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दूसरा क्या बचे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या आएंगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली रेफर्स टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट्स इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। और उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट related to ownership or enterprise by the rest of the world. Other components of capital account, पहला क्या बचे, NRI deposits. Only such NRI deposits are to be considered while which are made in domestic economy. It's also needed to be noted that money sent by NRI to their families in India is to be treated as current transfers and are to be recorded in current account of balance of payment. ओके, ओनली डिपॉजिट हेल्ड बाय एनआरआई, जो एनआरआई के डिपॉजिट है इन डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसी को ही कंसिडर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जो अपने वो परिवार के लिए खर्चा भेज रहे हैं वो करंट ट्रांसफर्स में आएगा और करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, इट रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स owing to drawdown of foreign assets, meaning converting into liquidity. Inflow of foreign exchange into the domestic economy tends to rise। और उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, मतलब एक तरह का जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं व्यापारियों के बीच में, वो बोला इंटरनेशनल लेवल पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। It arises on account of purchases in the international market without making payment immediately। उसी वक्त पेमेंट जब आपने नहीं करनी होगी तो आप लोकल भी तो उधार कर ही लेते हैं ना, तो उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहते हैं उसको। ठीक है जी, तो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंगली इट्स रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद एन नेगेटिव साइन। Inward flow of foreign exchange on the other hand is recorded with a positive sign। उसके बाद estimation of balance related to capital account, तो इसमें क्या आएगा, balance of capital account is estimated as the net of positive and negative balance value। ठीक है, negative value। तो overall balance कैसे आएगा, current account balance plus capital account balance plus errors and omissions। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटे, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पहला हमने पढ़ा करंट अकाउंट का, दूसरा कैपिटल अकाउंट का। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो है
ऑफिशियल रिजर्व्स, इंडिकेटिंग रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स क्या होता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज with the RBI. The overall balance is finally reflected in the official reserve account of the RBI because RBI is custodian of the forex reserves of the country and all the forex transactions in the country are routed through RBI. सारा किसके थ्रू होता है? RBI के थ्रू। ओके जी। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, इट कॉजेज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। इफ ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव, इट कॉजेज डिक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। सो सिंपल। समटाइम्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कई बार तो वो कहता है कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है इसका पार्ट, मतलब ऑफिशियल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट का पार्ट दिखाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, रादर देन एक सेपरेट अकाउंट खोलने की बजाय। इफ कैपिटल रिजर्व are shown as part of the capital account balance of payment, the balance of payment always balances because increase in the official reserve is indicated by a negative sign while decrease is indicated by the positive sign. In case official reserves are not shown as part of capital account, the official reserve account is separately presented and classified as below the line items. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस कैसे आएगा? फिर करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, मतलब दोनों का जो सरप्लस है व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा वो। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट करंट अकाउंट का डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट, ठीक है, और वो जब नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इन दोनों में बैलेंसेज में बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब सरप्लस या डेफिसिट है, ये वो वाले फॉर्मूले हैं जिसमें ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज व्हेन ऑफिशियल रिजर्व इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का, तब तो बैलेंस कर ही जाता है। एंड देयरफॉर a disequilibrium in balance of payment occurs when a sum of current account and capital account balance is not equal to zero. और जब वो दोनों का बैलेंस जीरो नहीं होता तब डिसइक्विलिब्रियम आता है। इंस्टेड इट इज ईदर सम, जहाँ तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा क्वाइट ऑब्वियस, या नेगेटिव नंबर आ सकता है, तो दोनों केस में वो डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। In case the sum total of current account balance and capital account balance is some positive number, it indicates balance of payment surplus. And on the other hand, if sum total of the current account balance and capital account balance is some negative number, it indicates balance of payment deficit. बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कैसे आता है? बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, जब करंट अकाउंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऐड कर दो इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। यहां पे ऑफिशियल रिजर्व यूज होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होता है? जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व। इससे जाहिर है आपका फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है। और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज लेस देन जीरो, या जीरो से कम है तो नेगेटिव बैलेंस है, और इससे आपका ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होगा क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज है जो यूज हो रहा है इंपोर्ट्स में ज़्यादा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो ये है हमारा ऑटोनोमस आइटम, ये है अकोमोडेटिंग आइटम। सो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू सच बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी हैं? आर फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चे। और ऑटोनोमस आइटम्स आर द कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, इसकी वजह से इम्बैलेंस आता है। और अकोमोडेट तो होता ही है उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस रिजॉर्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, सॉरी। और autonomous items are involve the movement of goods across the border and accommodating items do not involve the movement of goods across the border. उसके बाद autonomous items are classified as above the line item of balance of payment and accommodating items are classified as below the line items of the balance of payment. ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद significance of balance of payment क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सबसे पहले इसका क्या आएगा सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, कि ये कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक इकोनॉमी की। ठीक है, तो हम तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवील्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
बोरिंग्स रिवील डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट पॉइंट्स टू द बैकवर्डनेस। यदि आप नेगेटिव बैलेंस है, इंपोर्ट ज़्यादा है, बोरिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बैकवर्ड है इकोनॉमी, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा ऑफर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। और उसके बाद एक्स माइनस एम, अ कंपोनेंट ऑफ एडी, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक एडी का भी कंपोनेंट है ना, एग्रीगेट डिमांड का। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शोज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी एज ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। It directly impacts the level of output and employment in the domestic economy. और मार्केट पोटेंशियल, इसमें मार्केट पोटेंशियल भी है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफ्लेक्ट करता है मार्केट पोटेंशियल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द साइज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लार्ज साइज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट टू हाई मार्केट पोटेंशियल इन द इकोनॉमी। Monetary and fiscal policies, balance of payment performance of a country impacts its monetary and fiscal policies. ठीक है, in the event of the greater flow of foreign exchange from the rest of the world, there is a pressure of demand for the domestic currency. और उसके बाद RBI has to account for it in the formulation of the monetary policy. Likewise, poor flow of foreign investment in the domestic economy may point to hard tax laws in the domestic economy. The government must account for it in the formulation of the fiscal policy. ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ, और इस मैक्रो इकोनॉमिक के सारे चैप्टर इस फोल्डर में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। विशिंग यू गुड लक।